20% ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स 2 दिन के अंदर हमने तबाह कर। एंड ही वॉज इन टीयर्स बिकॉज उनको पता था कि अगर ये लड़ाई चलती गई तो हमको ये पूरा तबाह कर देगा। और पानी सिर्फ आंखों से नहीं आ रहा था, वो तो दिख रहा है कि आंख से आ रहा है। देखिए, आज तक ऑप सिंदूर ऑफिशियली क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The Prime Minister of the country had called National Security Advisor, the service chief, and given a direction कि इसका सबक सिखाया जाएगा। There is no physical war going on, but Op Sindoor is still very much alive even today. मूर्खा एयरफील्ड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है। उस एयरफील्ड में उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का बंकर भी है। तो क्या हमने डिस्ट्रॉय किया वो? चाइना को बहुत इंटरेस्ट था इस लड़ाई के अंदर बिकॉज उनकी जो मिसाइल्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो शोकेस हो रहे थे। सर, दिल्ली पर भी एक अटैक अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान ने। अगर उनकी एक मिसाइल दिल्ली पहुंचती तो हमारी 50 मिसाइलें इस्लामाबाद जरूर जाती उसके तरफ। उनको भी पता है कि अगर वो कुछ करेंगे ना तो पाकिस्तान का तिनका भी नहीं बचेगा। सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब उन 88 घंटों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ये बहुत सही मौका था पीओके वापस लेने का। आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी करप्ट लोग हैं उन सब के पैसे या तो मिडिल ईस्ट में है या वेस्ट में है, चाइना में नहीं है। आपने बोला क्यों नहीं है? देखो, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी है, सीमेंट बनाती है, वो नूडल्स बनाती है, आटा वो बनाती है, पूरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसका क्या रीजन है कि जिस फोर्स को फाइटर्स बनाने चाहिए, सोल्जर्स बनाने चाहिए, वो नूडल बना रही है? और पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ रूल नहीं किया, दबा के लिया। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी किताबें लिखी गई हैं अबाउट देयर बिजनेस, और पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी हैं, इंडिया ने नहीं लिखी। सो मेरा कहने का इंग्लिश में लिखी है सर? इंग्लिश में लिखी है, सारे वर्ल्ड में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए, लेकिन ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। 88 घंटे के उस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को हमारी हिम्मत भी दिखाई और पड़ोसियों को उनकी औकात भी। लेकिन पिछले 1 साल में हमने क्या क्या सीखा और आगे अभी कौन कौन सी चीजें अचीव करनी बाकी हैं, इसी को एक्सप्लोर करेंगे हम इस पॉडकास्ट में। प्लीज वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट ऑन टीआरपी, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर। जय हिंद सर। थैंक यू रौनक, इट्स अ प्लेजर आपके साथ जुड़ने। इतने बड़े पॉडकास्टर हैं, आपके साथ जुड़ने बड़ी खुशी है। यस, सच एन ऑनर टू होस्ट यू सर। थैंक यू। और आपको बहुत देखा, सुना, फॉलो किया, रीड किया है, तो आज कुछ सवाल करेंगे और सामने सुनेंगे आपको। हम भी वेट करेंगे खुशी से। यस। ऑपरेशन सिंदूर 1 साल हो गए सर, क्या अचीव किया हमने इस ऑपरेशन से? अगर देशवासियों को बताना है तो क्या, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबको याद रखने चाहिए इस ऑपरेशन से जुड़े हुए? देखो रौनक, बहुत चीज़ें ऑप सिंदूर में पहली बार हुई। पहली बार देखिए, 1947 से लेके कारगिल युद्ध तक हमेशा इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया। सारी लड़ाई जंग उन्होंने शुरू किए जी। पहली बार एक ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो हमने स्ट्राइक्स की, पहली बार इंडिया इनिशिएटेड ऑपरेशन था। सेकंड, पहली बार इंडिजिनस सिस्टम्स बेमिसाल यूज हुए और बहुत सक्सेसफुली यूज किए गए। तीसरा, 88 आवर्स में हमने पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया। यानी कि सिर्फ ऑपरेशन शुरू नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट को टर्मिनेट करना। देखिए, यूक्रेन में 5वां साल चल रहा है और वेस्ट एशिया में किसी को पता नहीं है कि लड़ाई खत्म कैसे करनी है। और हमने 88 आवर्स में एक ओपोनेंट जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट में फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट पहली बार। और उस 88 आवर्स के बाद हमने पाकिस्तान को इस सिचुएशन में डाल दिया कि वो इमीडिएट सीज फायर मांगने लगे। ये सब चीजें नई। इट वॉज अ होल ऑफ नेशन वॉर। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने इतनी क्लियर डायरेक्शन दी थी आफ्टर गिविंग डायरेक्शंस कि हमको टेरर टारगेट
गिराने हैं, हमको सिविलियन पॉपुलेशन को हर्ट नहीं करना है, हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं अटैक करेंगे जितनी देर दुश्मन हमारे को मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करना या सिविलियन टारगेट्स पे अटैक करना शुरू करेगा। और ये सारा पालन करने के लिए पूरी खुली छुट्टी आर्म्ड फोर्सेस की थी। होल ऑफ नेशन अप्रोच में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया कि कौन से टेरर टारगेट्स हैं जिनको हमको हिट करना है, और वो ऐसे टारगेट्स होंगे जो हमारे देश में टेरर का दहशत फैला रहे हैं इतने सालों में, या जिनकी इन्वॉल्वमेंट पहलगाम अटैक में थी, उनको हम अटैक करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स को अटैक करेंगे। जब ये डायरेक्शन क्लियरली मिल गया तो आर्म फोर्सेस के चीफ्स को और सीडीएस को खुली छूट दी गई कि आप डिसाइड करोगे इंटेलिजेंस इनपुट से किसको अटैक करना, किस वेपन सिस्टम से, किस प्लेटफॉर्म से, कैसे हमने अटैक करना, किसको पहले अटैक करना, किसको बाद में अटैक करना, वो सब 23 मिनट्स में पहली स्ट्राइक पहले दिन अर्ली आवर्स ऑफ 7th हो गई थी। सो ये बहुत ही फर्स्ट हैं। इंडियन इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया जी सर। DRDO, NTRO, स्पेस, इन सब में, साइबर, इस सब के अंदर होल ऑफ नेशन की इन्वॉल्वमेंट थी सिर्फ 88 आवर्स के अंदर। सो इट वाज यूनिक। और जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियर पावर्स के बीच में ऐसा फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आपने उनके 11 एयरफील्ड्स को अटैक कर दिया। सो इट वाज अ वेरी बिग, बहुत बड़ी बहुत लेसन्स हैं, और पिछले 1 साल में हमने बहुत उस लेसन्स के ऊपर काम किया है। सर आपने मेंशन किया 23 मिनट्स, सो 23 मिनट्स में पहली स्ट्राइक हुई, ये क्या था, ये आप एक बार एक्सप्लेन करें। देखो, अर्ली मॉर्निंग जो हमने स्ट्राइक, देखो अर्ली मॉर्निंग के क्यों टाइमिंग, हाँ। ये 2-2:30 बजे, 3 और बजे, 23 मिनट कहाँ से डिसाइड करने के बाद? हाँ, जो ये तय हुआ था कि हम 9 टेरर टारगेट्स और उनमें 14 फिजिकल टारगेट्स, 9 प्लेसेस को हम अटैक करेंगे। ओके। वो 14 फिजिकल टारगेट्स थे, 9 जगह थी। ओके। वो 9 जगह को पहली जो स्ट्राइक की गई, आर्मी और एयरफोर्स ने की। ओके। जो बड़े टारगेट डीप थे वो एयरफोर्स ने लिए, जैसे मुरीद का और भावलपुर, वो एयरफोर्स ने किया। ओके। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में टारगेट्स थे बॉर्डर के रिलेटिवली नज़दीक, वो आर्मी ने स्ट्राइक किए। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी बिटवीन एयरफोर्स एंड आर्मी, ये 23 मिनट्स की पूरी एक्सरसाइज थी। ओके। जो अर्ली मॉर्निंग हुआ। ओके। उसके बाद हमने जो टारगेट बनाया था इस ऑपरेशन के लिए, हमारी तरफ से अचीव हो गया था, क्योंकि हमने, हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि हम सिर्फ टेरर टारगेट्स को हिट करेंगे। तो 9 जगह 14 टारगेट्स 23 मिनट्स में खत्म। और दूसरी बात, देखिए, जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसके बाद सवाल आया कि कहाँ आपने स्ट्राइक की, हमको पिक्चर दिखाइए, कोई सैटेलाइट पिक्चर दिखाइए, मगर हमारे पास इनफ, बालाकोट के बाद इनफ सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं थी। ये बहुत, आजकल के ज़माने में सारी दुनिया, हमारी ओन, हमारे ऑपोजिशन पार्टीज, हमारी पब्लिक, सब सबूत जानना चाहती कि वाकई हमने हिट किया। और वो जो हमने स्ट्राइक्स की, विद इन आवर्स उनकी सैटेलाइट पिक्चर्स, HD क्वालिटी, बढ़िया वाली, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, देन एंड नाउ, दोनों पिक्चर्स हमने दिखा दी। और नॉट ओनली वो पिक्चर्स दिखाई, ऑल्सो पिक्चर्स टेकन बाय पाकिस्तानी पब्लिक, जिन्होंने चाहे वो मुरीद की फोटोज थी, चाहे वो भवालपुर की फोटोज थी, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, मौलाना महमूद असुर की जो हेडक्वार्टर्स है, जिसने IC 814 में इन्वॉल्व थे, जिनके लोग, उनकी 10 फैमिली मेंबर्स, हमने उनका सारों का सबूत हमने दुनिया दिखा दिया। और जब वहाँ पे फ्यूनरल हुआ, वो 10 फैमिली मेंबर्स के लिए, और पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स तक वहाँ पहुँच गए, वो और भी बड़ा सबूत हो गया कि सिर्फ हमने टेररिस्ट
कैंप पे अटैक करके डिस्ट्रॉय नहीं किया, मगर आर्मी भी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिली हुई है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल उनके एक टेररिस्ट की फैमिली के जनाजे में फ्यूनरल गिर पे गए, हाँ। जनाजे पे आया है। तो ये बहुत प्रॉपरली एक्सपोज हो गए वो, टोटली प्रॉपरली एक्सपोज हो गए। या व्यूअर्स को ये भी इस पे गाइड करिएगा, बताइएगा कि ओवरऑल कई दिन लगे थे इसको प्लान करने में, तो ये वो प्रोसेस क्या था, क्या वो शेयर किया जा सकता है? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद हम्म, इमीडिएटली मींस नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने, हु इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, ही हैड टेकन अ डिसीजन। क्योंकि देखिए, जो पहलगाम अटैक था वो बहुत पिक्यूलर अटैक था। 26 लोगों को जो शूट डाउन किया गया, किल किया गया, रिलीजन पूछ के किल किया गया। इसका मतलब आपका मकसद यही था कि आप देश के अंदर रिलीजियस डिवाइड पैदा करना चाह रहे हो। करेक्ट। वो रिलीजियस डिवाइड पैदा करके ताकि कुछ दहशत होगी, वो आप क्रिएट करना चाह रहे थे। दूसरा, बहुत क्लियर हो गया था कि ये पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान आर्मी का भी इसमें रोल है, बिकॉज कोई ऑपरेशन इस स्केल का पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं कर सकते। करेक्ट। सो इस बैकग्राउंड पे देखिए, आगे भी अटैक हुए। 2008 में इतना बड़ा मुंबई में अटैक हुआ, बट हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप तब डिथर कर गई। डिप्लोमेसी, दूसरों से प्रेशर डलवाएंगे, सऊदी अरेबिया को बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे, पाकिस्तान पे प्रेशर, मगर हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। हालांकि 2008 का जो हमला था वो बहुत लोग मरे थे, और पूरे आपके देश के फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर अटैक था, ये बहुत बड़ा था। और तब के एयर चीफ मार्शल मेजर ने गवर्नमेंट को तब एडवाइस किया था 2008 में कि अगर आप कहोगे तो हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे। एंड दे हैड इनफ इंटेल एट दैट टाइम। इंटेल तो एकदम आ भी जाता है। इंटेल तो मिलिट्री के पास और नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास लगातार होता है। सारा टाइम पे हम अप टू डेट रखते हैं, खास करके टेररिस्ट सेंटर्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इन चीज़ों पे तो इंटेल ऑल द टाइम अप टू डेट रहता है। जी सर। तो ये कर सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक, the Prime Minister of the country had called National Security Advisor, the service chiefs, and given a direction कि इसका सबक सिखाया जाएगा। It will not be allowed to go by. वो बहुत क्लियरली पॉलिटिकल डायरेक्शन दिया, और इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आने वाले कुछ घंटों में, एक दिन में, सारे टारगेट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो NSA और उनकी टीम करेगी, और उसके बाद सर्विस चीफ्स को फ्रीडम दिया गया था फॉर टाइमिंग। कब, कौन सा टाइम, कौन सी डेट, कब आप अटैक करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। उसमें कोई टाइमलाइन होता है, कोई टारगेट होता है, या? बताता हूँ जी। सबसे पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ही कह दिया था कि इसका सबक सिखाया जाएगा। ठीक है। उस दिन से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हाई अलर्ट पे चली गई थी। ऑल पाकिस्तान पीपल न्यू आफ्टर बालाकोट कि अब ये छोड़ेंगे नहीं, स्ट्राइक जरूर करेंगे। तो इसलिए कब किया जाएगी वो स्ट्राइक, वो डिसाइड छोड़ दिया आर्म फोर्सेस पे। उनको अपने आप को बर्न करने दो, उनके फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे इस एंटिसिपेशन में। आप डिसाइड करोगे, आप वॉच करोगे रेडार पे कि उनके जहाज कब उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब कुछ सर्विस चीफ्स डिसाइड करेंगे। और फिर फाइनली वो डिसाइड हुआ सवेरे 2:30-3 बजे का जो टाइम होता है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। यानी कि उस टाइम सारे, चाहे वो चौकीदार हैं, चाहे वो सिक्योरिटी वाले जो रेडार पे बैठा है या मिसाइल पे बैठा है, जो जिन्हें हवाई जहाज उड़ाना है, उसकी जो बॉडी की क्लॉक है ना, वो सबसे वीक होती है उस टाइम। सो अक्सर ऐसी ओपनिंग स्ट्राइक ऐसे टाइम पे की जाती है जब आपको लगता है कि दुश्मन विल बी as well as their readiness to respond will be the weakest. Correct. तो इस ख्याल से डेट चुनी गई, उसके मुताबिक थोड़ा टाइम दिया गया ताकि वो अपना थोड़े दिन घूमते रहेंगे, और फिर बाद में वो खुद ही
अनश्योर हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। सो इस तरह से ये डेट डिसाइड हुई और फाइनली स्ट्राइक की गई। यार सर अक्सर ये कहते हैं कि वॉर शुरू करना, कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना बहुत आसान होता है, बट उसको ख़त्म करना, जो उसको ख़त्म करता है असली विनर वो होता है, या जिसके डायरेक्शन पे वो ख़त्म होता है असली विनर वो होता है। सो इंडिया ने ये कैसे अचीव किया, भारत ने ये कैसे हासिल किया कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगी, या फिर ऑपरेशन चल रहा होगा बट मैं डिसाइड करूंगा कि कब शुरू करना है, कहाँ अटैक करना है, क्या करना है, और इस पूरे ट्रैप में पाकिस्तान आ गया। हाउ डिड दिस हैपन? देखो, दो तरह से कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। हाँ। एक तो जब एक साइड पूरा हार जाती है, पॉलिटिकल विल खत्म हो जाती है, मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा तब होता है जब आप इतनी पनिशमेंट देते हो उसको कि उसको लगता है कि अगर ये लड़ाई और चलती गई तो हमारा जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी तबाह हो जाएगा। तो इस केस में वो दूसरा हुआ। देखिए, हमने पहले दिन सिर्फ टारगेट अटैक किए जी। उन्होंने फिर ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया। एक मिसाइल दिल्ली की तरफ भी मारने की कोशिश की, आदमपुर में S-400 को टारगेट की कोशिश की, 400 एक वेव में ड्रोन्स आए, एक और वेव में 600 फिर ड्रोन्स आए। तो ये सब उन्होंने जब किया, कुछ सिविलियन टारगेट्स को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया डेमोक्रेसी है, सब मीडिया ओपन है, वो सब कुछ देख सकते हैं, कुछ हिट नहीं किया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम अब मिलिट्री को स्ट्राइक करेंगे। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी HQ-9 जो मिसाइल AD सिस्टम है चाइना ने दिया हुआ, उसको उड़ाया। लाहौर के रेडार को हमने तबाह कर दिया। जगह जगह के रेडार जो उनके थे, उनके कम्युनिकेशन सेंटर, 11 एयरफील्ड्स को किया हमने, हैंगर्स को अटैक किया हमने। नूर खां एयरफील्ड जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है और जो मेन एयरफील्ड है जहाँ पे उनका न्यूक्लियर कंट्रोल सेंटर भी है, उसको अटैक किया हमने। बोलारी जहाँ पे उनके F-16 जहाज हैं, उनके हैंगर को अटैक किया जिसके अंदर 4 F-16 जहाज पड़े थे। तो हमने रनवेज को अटैक किया, कई रनवे आज तक भी रिपेयर नहीं हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मिलिट्री टारगेट्स थे उसको हमने जब अटैक इतना जोर से, 20% ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स 2 दिन के अंदर हमने तबाह कर 20%। और ये आपका ये आपने पहले डिसाइड किया था कि 20% ही करेंगे? नहीं। देखो, अगर वो फर्दर रिस्पॉन्ड करते, देखो जब 20% उनकी एयरफोर्स ख़त्म हो गई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि देखो उनकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ नहीं है, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, उनके टोटल एसेट्स जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। उनको पता था कि अगर इन्होंने 2 दिन में 20% एयरफोर्स ख़त्म कर दी है तो अगर ये लड़ाई चलती गई, ये जंग चलता रहा, तो आने वालों दिनों में और भी बहुत ज़्यादा तबाही हो गई एंड इट विल बी बैड फॉर पाकिस्तान। तो इसलिए 10 तारीख को उनके DGMO ने हमारे DGMO को कहा कि बस करो और हम वी वांट टू स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, आज तक ऑप सिंदूर ऑफिशियली क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप सिंदूर कंटिन्यूज। There is no physical war going on, but Op Sindoor is still very much live. Even today. So 88 hours में देखिए हमारा जो टारगेट था वो पहले दिन ही खत्म हो गया था। ये जो दूसरे 9th और 10th के जो हमने अटैक्स किए वो हमने रिस्पॉन्स में किए क्योंकि उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की। तो ये जो रिस्पॉन्स आपने कहा कि वी रिस्पॉन्डेड टू देयर एक्ट, कि उन्होंने जो किया हमने उसका जवाब दिया। तो उसका जवाब कितना देना है ये भी क्या जो चीफ हैं हमारे तीनों विंग्स के वो डिसाइड करते हैं, या उसमें भी एक पॉलिटिकल विल होती है? नहीं, पॉलिटिकल विल वाला काम पहले दिन ही कर दिया। अच्छा, वो हो गया। अब यहाँ से आप बॉस हैं। अब उन्होंने कहा कि देखिए हमने सिर्फ टेरर टारगेट करने हैं, आप टारगेट करिए, फिर उनका रिस्पांस देखेंगे। अगर वो गलत काम करेंगे और रिस्पॉन्ड करके हमारे सिविलियन या मिलिट्री टारगेट को करेंगे तो हम उनको डिस्प्रपोर्शनेट बड़ा रिस्पॉन्स देंगे। एंड दैट इज व्हाट वाज डन ऑन 9th and 10th। और ये कॉल तीनों जो चीफ थे उनको था। देखो, अगर हमने उनकी 11 एयरफील्ड्स पे अटैक किया, नॉट अ सिंगल सक्सेसफुल अटैक ऑन एनी ऑफ आवर एयरफील्ड्स। माइंड यू, उन्होंने ट्राई किया था
नॉर्थ से लेके साउथ की सब एयरफील्ड्स पे ड्रोन्स और मिसाइल भेजने के लिए, मगर एक भी वो हिट नहीं कर पाए। हमने स्काडू से लेके बोलारी तक जो कराची के पास है सबको हिट किया। क्या रीजन था और वो? सबका सबूत दिखाया दुनिया को through satellite pictures taken by international organizations, not only our satellites, of the whole world, so that Correct. they are proof, and it's written, and they were time-stamped satellite pictures from an international organization. We produced it and showed it to them. So this is because they did not expect such a response. हमारे से वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी जोर से मारेंगे हमारे को। वो नीज पे आ गए। आपने देखा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपनी फेडरल असेंबली में बोल रहे थे, और फेडरल असेंबली में जब बोल रहे थे तो उनकी नीज हिल रही थी, एंड ही वाज इन टीयर्स, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये लड़ाई चलती गई तो हमको ये पूरा तबाह कर देंगे। और पानी सिर्फ आंखों से नहीं आ रहा था, वो तो दिख रहा है कि आंख से आ रहा है। बट सर यहाँ पे व्यूअर्स को प्लीज़ ये भी समझाइएगा आप, क्योंकि आपसे बेटर वो कोई समझा नहीं पाएगा कि ऐसा कैसे हुआ कि हमने जहाँ चाहा, जितना चाहा, जितने भी समय पे चाहा हमने अटैक किया, वो रोक नहीं पाए। वो जहाँ जहाँ चाह रहे थे अटैक करना, हमने एक भी अटैक होने नहीं दिया। ये कैसे हुआ? दोनों बताता हूँ। देखो, पहले तो फॉर यू टू सक्सेसफुली, आपको किसी को अटैक करना, आपके पास वेपन्स होने चाहिए। हमारे पास रफाल के ऊपर स्कैल्प मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स सिस्टम है, हमारे पास ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, बहुत एक्यूरेट हैं। इन्वेंट्रीज बहुत लार्ज हैं। हमारे पास इजरायली हेरोप क्लास के ड्रोन्स हैं जो 8-8 घंटे की लॉइटर करके जाके दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकते हैं। उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, और एक्यूरेसीज ओपन सोर्स में सारी दुनिया को पता है इन वेपन्स की एक्यूरेसीज कितनी है। तो ये जो हमने जो स्ट्राइक्स की, इट वाज वेरी वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि उन्होंने हमारे को स्ट्राइक करने की कोशिश भी की, हम अब उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जो उनको नीज पे लेके आ जाएगा। सो फर्स्ट इज दैट। सेकंड, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? देखिए, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है S-400 जो हमने रशिया दी। वो आपको पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे 2 लगाए गए हैं। वो अब तो ओपन सोर्स बन गए हैं, क्योंकि बाद में जब उन्होंने कह दिया कि हमने आदमपुर में आपका S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बाद में अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ चले गए, पीछे खड़ा था, पीछे खड़े के ऊपर फोटो दिखा दी, सारी दुनिया ने हंस के फोटो देखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो S-400 ने एक किल किया AWC का, जो S-400 का वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट किल टिल डेट है 314 किलोमीटर। ये एक्सप्लेन करिए सर, व्हाट इज दिस? देखो, जो S-400 है ना, उसके पास 4 तरह के रेडार हैं और 4 तरह की मिसाइल है। ओके। और वो जो मिसाइल सिस्टम है, वो बहुत बड़े बबल को कवर करता है। ओके। क्लोजर रेंज की मिसाइल, छोटी मिसाइल, ड्रोन्स, और मीडियम रेंज वाली, लॉन्ग रेंज एंड वेरी लॉन्ग रेंज। जो वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब है। और ये 314 किलोमीटर की दूरी पे, जो एयर चीफ ने सारी दुनिया को बताया और उसका सबूत दिया गया कि हमने एक एवैक टाइप, AEWC बोलते हैं जिसको, वो उनका पाकिस्तान का हमने 314 किलोमीटर पे डिस्ट्रॉय किया S-400 के साथ। तो एक तो S-400 ने काम किया कि दुश्मन के जहाज अपने देश में उड़ नहीं सकते थे, और इतना दूर रखा जो उड़ भी रहे थे कि उनको एक बिग डेटरेंस थी S-400 के साथ। दूसरी बात, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने बनाया है जी, आर्मी और एयरफोर्स के पास लार्ज नंबर पे है। पूरे बॉर्डर पे वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमारा तैनात है, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज के अंदर वर्ल्ड क्लास के सिस्टम्स में से गिना जाता है। फिर एक काउंटर यूएस ग्रिड जो हमारे DRDO ने डिज़ाइन किया, बेल और कंपनियों ने मिलके बनाया, वो पूरे बॉर्डर पे आर्मी और एयरफोर्स के पास है। काउंटर UAS यानी कि काउंटर ड्रोन सिस्टम। बोथ दीज आकाश एंड काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने ड्रोन्स के अगेंस्ट बनाया, वो बहुत सक्सेसफुल थे। क्यों सक्सेसफुल थे? बिकॉज दे कैन बी यूज्ड मोर फ्रीली, दे आर लेस एक्सपेंसिव। S-400 का डेटरेंस वैल्यू ज़्यादा है, मगर S-400 दुश्मन को दूर तक
उड़ने नहीं देता। सो ये जो 3 एयर डिफेंस सिस्टम थे, और भी हमारे पास लीगेसी सिस्टम है, पिचोरा है, SA-8 है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास, वो भी सब फ्रंट लाइन में बैठे हुए थे जी। तो सारे सिस्टम यूज हुए, पर ज़्यादा S-400 और आकाश के बारे में ज़्यादा सुनने में आया। ज़्यादा सुनने में आया। सर 11 एयरबेस तबाह करना, ये इससे पहले ये इसकी स्टोरी भी, ऐसी कोई स्टोरी भी लोगों ने नहीं सुनी थी। ये हमारी मिलिट्री ने ये कर दिया। उनका रिएक्शन क्या था इस पे थोड़ा सा गाइड करिएगा। एंड सेकंड ये कि 11 एयरबेस पे अटैक करना है, ये डिसीजन कितना जल्दी लिया गया होगा और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया होगा, इसमें कितना समय होता है जनरली? देखिए, जब आप एयरबेस को अटैक करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे रनवेज पे ही अटैक करते हो। ओके। कुछ जगह पे तो हमने रनवेज को अटैक किया। रनवे एक ऐसी चीज है, अगर दुश्मन चाहे तो वो जल्दी रिपेयर कर सकता है, ठीक है। 2-3 दिन मैक्सिमम, नहीं तो अगर फास्ट रिपेयर करे तो 1 दिन में भी रिपेयर कर सकता है, क्योंकि क्विक सीमेंट्स आजकल दुनिया में है क्विक रिपेयर के लिए। मगर अगर आप उनके हैंगर को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके अंदर उनके 4-6 जहाज खड़े हों या टारमेक के ऊपर जहाज खड़े हैं, उसका लॉस डिफरेंट होता है। रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम को तबाह कर देना जो एयरफील्ड के ऊपर है, वो भी एक एयरफील्ड अटैक है। अगर आपने नूर खां एयरफील्ड, जो जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है, ये वही है ना जहाँ पे जेडी वेंस उतरा था? बिल्कुल अभी वहाँ recently। जहाँ जेडी वैंस रिसेंटली उतरे, हाँ। जब वो आए थे ये So ईरान called के peace talk साथ के लिए, पीस टॉक के लिए, उस एयरफील्ड में उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का बंकर भी है। तो क्या हमने डिस्ट्रॉय किया वो? नो, हमारी एक मिसाइल उनके एयर कंडीशनिंग डक्ट के थ्रू इतनी एक्यूरेसी के अंदर गई, नूर खां के NCP के अंदर। 2 चीज़ें जो न्यूक्लियर के बारे में जो हवा चली सारे देश में, और DG एयर ऑप्स AK भारती से भी पूछा गया। एक तो सरगोदा के पास जो किराना हिल है, जहाँ पे उन्होंने टनल्स के अंदर अपना न्यूक्लियर वेक्टर, एयर वेक्टर के मिसाइल्स रखी हुई हैं, और ये दूसरा नूर खां जो एयरफील्ड है। ज्यों ये हमारा जंग खत्म हो रहा था, 10 या 11 तारीख को एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट आया जिसके अंदर ऐसे सेंसर्स हैं जो रेडिएशन को मेजर करते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन को मेजर करते हैं। वो क्यों आया? क्यों एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट वो केम टू नूर खां एंड फ्लू इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ पाकिस्तान? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। ऑफ कोर्स जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि किराना हिल क्या है। वो किराना हिल तो हम बचपन से जानते हैं। जब मैं एक जूनियर ऑफिसर था तब भी मेरे को मालूम था किराना हिल में क्या है। सो मेरा कहने का मतलब है कि हम आपस में न्यूक्लियर सिस्टम्स को नॉर्मली अटैक नहीं करते हैं, मगर ये कहना चाह रहा हूँ कि कमांड पोस्ट और बात होती है और न्यूक्लियर प्लेसेस को अटैक करना और बात होती है। बट फैक्ट इज़ कि हमने जो 11 एयरफील्ड को हमने अटैक किया, उसका लॉस ये है कि मैंने बताया 20% उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई। और वो 20% बहुत साइजेबल नंबर होता है। किसी कंट्री की 20% एयरफोर्स खत्म हो जाए तो वो एक इमीडिएटली चाहेगा कि लड़ाई किसी ना किसी तरह बंद हो। सो इन एयरबेस पे अटैक करने का मतलब जो आपने समझाया कि सिर्फ रनवे पे नहीं, हैंगर्स पे भी अटैक हुआ। तो जब हैंगर्स पे अटैक हुआ तो क्या कुछ ऐसे उनके एयरक्राफ्ट्स भी डिस्ट्रॉय हुए जिसका कोई डेटा है या वो बोला जा सकता है? देखिए, एयर चीफ ने फिगर्स बता दिए हैं कि तकरीबन 16 टोटल जहाज उनके गिराए गए। उसमें से तकरीबन 5 तो एयर में और बाकी सारे ग्राउंड पे, और कईयों की तो काफ़ियों की तो फोटो बता दी गई। मैंने जैसे बताया कि एक तो S-400 ने इतना दूर उनका AWC ही एवैक्स ही करा दिया। 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक रिफ्यूलर और एक और ये नूर खां में डिस्ट्रॉय हुए। भुलारी के अंदर, हैंगर के अंदर 4 हुए, 2-3 भुलारी पे, टारमेक पे जहाज हुए। तो ऐसे करके फिगर्स पब्लिक डोमेन में एयर चीफ ने खुद प्रेजेंटेशन में बताई। तो फिगर्स काफ़ी ओपन सोर्स में आ चुकी हैं। ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि कुछ नहीं हुआ, वो तो सबको ही कहेंगे कुछ नहीं हुआ। या तो अगर इसके बाद फिर अगर पाकिस्तान अटैक करता या रिस्पॉन्ड करता तो और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती थी सिचुएशन उनके लिए, कि मतलब वी वर ऑल रेडी टू गो ऑल आउट कि भाई करो, हम फिर करेंगे।
एब्सोल्युटली। देखिए, अभी तो सिर्फ एयरफोर्स या एयर वेक्टर हाँ। ही लड़ रहे थे। हाँ। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में ब्लॉकेड कर दिया था। हम्म। आने वाले समय में अगर लड़ाई चलती गई तो नेवी किसी चीज़ को समुद्र के रास्ते से अंदर नहीं आने देती। देखिए, चाइना और टर्की ने खूब हेल्प की। टर्की ने तो काफ़ी ड्रोन्स वगैरह, इवन लड़ाई के होते होते भी कुछ जहाज भर के, बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज में ड्रोन्स वगैरह भेजे पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान। चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशंस, एनक्रिप्टेड रेडियो, कई चीज़ों में चाइना ने भी हेल्प की। हालांकि ड्यूरिंग द लड़ाई चाइना ने कोई और एडिशनल वेपन सिस्टम नहीं दिया, क्योंकि आज के दिन में 80% ऑफ पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो चाइनीज इक्विपमेंट से बनी है। मगर चाइना को बहुत इंटरेस्ट था इस लड़ाई के अंदर, बिकॉज उनकी जो मिसाइल्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो शोकेस हो रहे थे। आपको मालूम है कि उन्होंने जितनी भी PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल जो फायर की, उनमें से 3 तो इंडिया में इंटैक्ट ही गिर गई। या तो इतनी लॉन्ग रेंज से उन्होंने फायर की, या वो मिसाइल खुद ही फेल हो गई। वो तीनों इंटैक्ट हमारे पास आज के दिन में है, और उसको रिसर्च वाले हमारे लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को ये जो अटैक हुए, अगर वो रिस्पांस करते, फिर लेट्स से एक और राउंड एयरफील्ड्स के ऊपर वो अटैक करने की। देखिए, भुज तक उन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर भुज तक एक अटेम्प्ट किया था, वो अनसक्सेसफुल रहा। वो क्या अटेम्प्ट था सर? वो अटेम्प्ट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का अटेम्प्ट था। ओके। मगर और बल न्यूट्रलाइज्ड। सो मेरा कहने का मतलब है, अगर वो एक और भी अटेम्प्ट कर लेते, कुछ डैमेज भी कर देते, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स वुड हैव बीन इवन लार्जर। ठीक है। आर्मी क्रॉस नहीं की बॉर्डर, विच वाज नॉट द इंटेंशन ऑल्सो, फिर तो वॉर एक डिफरेंट। मगर आर्मी, देखिए, ईरान में भी कोई आर्मी क्रॉस नहीं की है। जो भी है एयर वॉर चल रही है, या आप उनके शिप्स को टारगेट कर रहे हो, या बट यूजिंग एयर वेक्टर। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड इफ दे हैड, अगर वो फिर करते अटैक, तो उसका रिस्पांस और भी ज़्यादा। और उनको भी पता था कि दे हैव लिमिट, उनके पास इकोनॉमी नहीं है टू सपोर्ट, बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज नहीं है उनके पास वेपन्स की, जितनी हमारे पास है। या सर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों की तैयारियां अलग अलग स्तर पे होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। क्योंकि आप एयर मार्शल रहे, तो मैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई और इस 88 घंटों से जुड़ी हुई, ये आप ज़रा गाइड करिए, बताइए हमें कि इंडियन एयरफोर्स कैसे तैयारी करती है जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो 3 सर्विसेज हैं, दे आर ऑल द टाइम वर्किंग कोऑर्डिनेटेडली। जो हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, उसके प्लान्स गो थ्रू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो CDS के नीचे आता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। वो ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या कैपेबिलिटी एयरफोर्स कर रही है, नेवी कर रही है, आर्मी कर रही है, वो देख रहे हैं कि डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। वही तरह के सिस्टम आर्मी लेना चाह रही है, वही एयरफोर्स कर रहा है। तो ये जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट ने MOD में बना के रखे हैं, वो CDS ने कोऑर्डिनेट किए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस। तो जो कैपेबिलिटी है, वो तीनों की इकट्ठी होती है। ठीक है। दूसरी बात, इंडियन आर्म फोर्सेस हर समय कोई भी जंग के लिए रेडी होना जरूरी है। ओके। क्योंकि कोई भी लड़ाई ट्रिगर हो सकती है किसी टाइम। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, कल को चाइना के साथ, हमारे साथ गलवान हुआ जी, गलवान बढ़ सकता था। और गलवान के टाइम में एयरफोर्स आर्मी को बहुत क्विकली अपना सामान मूव करना पड़ा, क्योंकि चाइना भी मूव कर रहा था। तो जो वॉर है ना, वो नोटिस देके नहीं आती, कोई ट्रिगर इंसिडेंट होता है। आपने ईरान में देखा, अब इन लोगों ने अटैक किया, तो अब ईरान उस टाइम थोड़ी तैयारी करेगा। तो ये जो तैयारी है, वो पहले से तीनों सर्विसेज की ऑल द टाइम रेडी होती है। दूसरी बात मैं बताऊं, सारे वर्ल्ड की मिलिट्रीज के एक वॉर प्लान कुछ तरह के बने होते हैं। ठीक है। सब मिलिट्री, हर कंटिंजेंसी, अगर ये अटैक करेगा तो मैं किसको टारगेट करूंगा, कौन से वो टारगेट हैं, उनकी इंटेलिजेंस। पीस टाइम में वर्ल्ड की सब मिलिट्रीज अपने पॉसिबल एडवर्सरीज, फ्यूचर एडवर्सरीज, उनका भी इंटेलिजेंस तैयार रखती है। तो ये नहीं है कि अभी मेरे को कोई बोलेगा, अभी कोई अटैक मेरे को करेगा, मैं उस टाइम सोचूंगा क्या करूंगा। हमारे प्लान रेडी हैं, अगर यह होगा मैं ये करूंगा, ये होगा मैं वो करूंगा, वो सारा रेडी है।
हाँ, ये नहीं है कि कंट्रीज को बहुत अपने बजट के अंदर 100 काम करने हैं, जी। वेलफेयर देखना है, हेल्थ देखनी है, एजुकेशन देखनी है देश के लिए, मगर जो भी बजट इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया जाता है हर साल जब एनुअल बजट अनाउंस किया जाता है, उसके अंदर एक प्रायोरिटी लिस्ट से वेपन सिस्टम्स आते हैं, उनको ऑपरेशनल किया है। हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स सब जिन्हें सारा साल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जी। सो वो जो ट्रेनिंग है दैट इज फॉर वॉर, फॉर पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट, और वो तैयारी इंडियन एयरफोर्स की फुली रेडी थी, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, चाहे वो फाइटर जहाज थे, चाहे वो मिसाइलें थी, चाहे वो ऑफेंसिव वेपन्स थे, वो सारा टाइम तैयार थे। या सर, दिल्ली पर भी एक अटैक अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान ने, Correct. वो कहाँ पर अटैक प्लान किया था उन्होंने, कैसे उसे उसको रोका गया, इस बारे में सर बताएं। देखिए, उनके पास कई तरह की क्रूज मिसाइल हैं, वो खुद भी बनाते हैं क्रूज मिसाइल्स। अच्छा, फतेह नाम की फतेह 2 एक क्रूज मिसाइल है, ठीक वो है। दिल्ली पहुंच सकती है, मगर जैसे मैंने बताया कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम हाँ। सारे बॉर्डर पे तैनात हैं, तरह तरह की मिसाइल्स हैं, और सिरसा के पास उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। हमको कैसे मालूम है वो दिल्ली जा रही थी? हमको उसकी रेंज पता है, हमको उसकी फ़्लाइट का डायरेक्शन पता है, उसकी फ़्लाइट की डायरेक्शन हमने रेडार पे मॉनिटर कर लिया था, उसकी फ़्लाइट की डायरेक्शन हमको पता था कि उस दिल्ली की तरफ जा रही है, और उसको इंटरसेप्ट किया। और लास्ट फ्यू डेज से जिस ऑफिसर ने लीड करके वो इंटरसेप्ट किया, वो उसके बारे में बहुत चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज उसने ही वॉज वेरी उसने बहुत कमांड एंड कंट्रोल के साथ उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। देखिए, अगर वो दिल्ली पहुंचते, तो अगर उनकी एक मिसाइल दिल्ली पहुंचती तो हमारी 50 मिसाइलें इस्लामाबाद जरूर जाती उसके तो बाद। ये रिस्क असेसमेंट करते नहीं है क्या कि वो क्यों कर रहे हैं फिर ये? हाँ, सो रिस्क असेसमेंट क्या है ना, उधर आर्मी का कंट्रोल है। यू नो दैट पाकिस्तान के अंदर 4 तो मार्शल लॉ हो चुके हैं, कितने आधे से ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ जो पाकिस्तान की है वो मिलिट्री के रूल में है, और जब सिविलियन भी थे तो मिलिट्री ही कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, वो आप सब जानते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसने भी वो फायर की, क्या वो बेस कमांडर ने फायर की, किसका डायरेक्शन था, आर्मी हेडक्वार्टर का उनको डायरेक्शन था, किसका था हमें मालूम नहीं, मगर जिसने भी वो फायर किया, he had obviously not thought कि what will be the consequences subsequently will happen, क्योंकि हमने डे 1 से हमारी इंटेंशन क्लियर कर दी कि हमने तो सिर्फ टेरर टारगेट्स को हिट करना, और टेरर टारगेट्स को ही हिट किया। ये तो उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया, और उनको भी पता था, हमने तो पब्लिक डोमेन में बता दिया था कि हमको टेरर टारगेट्स करने थे और ये हमने हिट कर दिए, एंड वी आर सक्सेसफुल, वी आर हैप्पी। ये तो उन्होंने रिस्पॉन्ड जब किया तो हमने बाकी जगह को अटैक करना शुरू किया। सो फतेह 2 को कहाँ से लॉन्च किया होगा उन्होंने, ये इसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? हाँ है, पर मे बी पब्लिक डोमेन में क्लियरली नहीं है अभी हम लोगों के पास, मगर वो मुश्किल नहीं है, बिकॉज एयरफोर्स ने तो जरूर एनालाइज कर लिया होगा, क्योंकि जब भी मिसाइल टेक ऑफ करती है उसके फ्लाइट पाथ से पता लग जाता है कि कहाँ, और इंटेलिजेंस पीस टाइम में आपको पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ ये क्रूज मिसाइल्स पोजीशन की हुई हैं, मगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर पता होगा, पर मुझे एग्जैक्टली कहाँ से टेक ऑफ किया मुझको नहीं अभी तक, आई एम नॉट श्योर। श्योर सर, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको ये ऑर्डर देते हैं फोर्सेस को कि आप ऑल आउट जाइए, आपका डिसीजन है कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, तो क्या ये रिस्क असेसमेंट हमारे लोग भी लेते हैं कि भाई वो एक न्यूक्लियर स्टेट है तो कितना घुसना है और कितना मारना है, इसकी कोई कैलकुलेशन होती है, या फिर हम नहीं इतना सोचते हैं, या हमें डर नहीं था कि वो न्यूक्लियर स्टेट है तो अटैक भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बीच में धमकी भी दी थी? देखो, ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है ना, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का, जी। पहले कारगिल जब हुआ तो तब भी हम न्यूक्लियर हो चुके थे, मगर कारगिल बड़ी लोकलाइज थी, वॉर थी, इंडियन टेरिटरी में ही तकरीबन सारी वॉर थी, बिकॉज वो लोग आके कारगिल हाइट्स के ऊपर उन्होंने कई हमारे इंट्रूड करके कर लिया, और हमको उनको निकालना था, तो लड़ाई हमारे इलाके में हुई, उनके ज़्यादा लोग मरे, उन्होंने डिसऑन कर दिया अपने सोल्जर्स को, हमने उनके फ्यूनरल कराए, वो सब कुछ हुआ कारगिल में। मगर अब हम मैच्योर का बहुत समय हो गया, कारगिल 1999 से अभी बहुत फर्क समय है। पाकिस्तान, इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम किसी कीमत में
एक तो हम किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके अगेंस्ट तो कभी यूज ही नहीं करेंगे, और जिसके पास वेपन है हम फर्स्ट नहीं करेंगे। अगर वो करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, इतनी फुल रिस्पॉन्स होगा, मीन्स फिर पूरी देश को तबाह कर देंगे। ये हमारी पॉलिसी है, NFU, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, डिक्लेयर्ड है, सारे वर्ल्ड को पता है। चाइना की भी NFU है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मगर पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है फर्स्ट यूज ओनली अगेंस्ट इंडिया। वो क्या है पॉलिसी? उन्होंने कुछ कंडीशंस पब्लिक डोमेन में डाली हैं एज अ डेटरेंस, हमको डराने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि इनको पकड़ के रखना, अगर हिंदुस्तान हमारे पे ऐसा अटैक कर देगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे या मिसाइल फेंक देंगे। वो क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले वो कंडीशन है कि अगर हमारे देश को, जैसे हमने बांग्लादेश तोड़ दिया, कल हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, वो उनको ये लगेगा कि अब ये टुकड़े कर दिए, हमारा बलूचिस्तान निकलवा दिया या सिंध ले गए या वो उधर और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ऐसी जगह, एक या तो वो। तो आप अगर तोड़ोगे तो हम फर्स्ट यूज करेंगे, ये कंडीशन 1 है, उनकी कंडीशन है। दूसरा, अगर हम कोई मेजर, हम लाहौर टेक ओवर कर लें, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह, हम राजस्थान में थोड़ा अंदर भी चल जाएंगे, वो न्यूक्लियर बम के उनका थ्रेट नहीं है, मगर लाहौर जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी, जस्ट इफ नॉट फर्स्ट द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान बिटवीन कराची एंड लाहौर, तो वो अटैक करें। तीसरा उनकी कंडीशन है कि आप हमारी मिलिट्री को जरूरत से ज्यादा तबाह कर दोगे। 20% तो कर दिया, अभी जरूरत से ज्यादा क्या है? हाँ, वो कह रहे हैं मतलब कि हमारी आर्मी को आप बहुत ज्यादा तबाह कर दोगे, ठीक है, तो हम मतलब हमको लगेगा कि हम तो खत्म हो जाएंगे अब, ना न्यूक्लियर किया। तो ये उनकी कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर नन ऑफ दीज कंडीशंस के नज़दीक हम पहुंचे। हमने कोई उनका लाहौर खा नहीं गए, हमने उनकी पूरी आर्मी को ख़त्म नहीं कर दिया, कोई उनका तो आर्मी के खास बंदे मरे नहीं, थोड़े से ही 14 लोग उनके मरे या जितने भी मरे। तो मेरा कहने का मतलब वो कंडीशंस हमको भी पता है, दुनिया को भी पता है, पर उन्होंने ये भी इम्प्रेशन दुनिया को दे रखा था कि क्योंकि कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है इंडिया की हमारे अगेंस्ट इतनी ज़्यादा, हम उनसे कभी जीत नहीं सकते लड़ाई। आज तक वो जीते भी नहीं। 1947 से आज तक सारे जंग वो हारे हैं। मतलब इवन 1965 वॉर में हम लाहौर के करीब पहुंच गए थे, इचोगल कैनाल हमने क्रॉस कर दी थी, 71 में तो हमने टुकड़े कर दिए थे देश के। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो हम हौली हौली एक्सपोज कर रहे हैं। वो इस बार और भी ज़्यादा एक्सपोज हुआ कि 20% आपने एयरफोर्स को हिट कर दिया और फिर भी वो उन्होंने बात भी नहीं की, उन्होंने न्यूक्लियर की धमकी भी नहीं दी, बिकॉज उनको भी पता है कि अगर वो कुछ करेंगे ना तो पाकिस्तान का तिनका भी नहीं बचेगा। सो दिस इज तो न्यूक्लियर इज क्वाइट क्लियर। भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी एक लिमिटेशन है जिसको हमको जल्दी ओवरकम करना चाहिए, जिससे आगे जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक तो पहले हो ना, जैसे पहलगाम जैसा इंसिडेंट हो, और फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट में हम एंटर कर रहे हैं तो उसमें हमको ज़्यादा एडवांटेज मिले? क्या रेडीनेस होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए? देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है, जितने भी जंग चल रहे हैं दुनिया में, चाहे यूक्रेन में है, जो सप्लाई चेन है ना उसमें बड़ी रिस्क है। दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट कि जो कोई भी देश जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसी को देता नहीं है आसानी से, वो अपने कार्ड्स को अपनी छाती के साथ ऐसे रखता है, टेक्नोलॉजी कार्ड्स को। तो टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्चना है। आपके पास अगर एरो इंजन नहीं है तो आपको एरो इंजन के लिए R&D करनी है, या ऐसा पार्टनर चूज करना है जो आपको R&D में हेल्प करे। R&D में हेल्प करे। कोई है हमारा ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर? है, जैसे फ्रांस ऑफर कर रहा है, रशिया ऑफर कर रहा है। फ्रांस इंजन की ऑफर कर रहा है, रशिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57 के। दूसरी चीज़ है, तो R&D खुद करिए, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाइए, और तीसरी चीज़ आत्मनिर्भर बनिए डिफेंस में। देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है 2014 में, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस में फुल स्पीड पकड़ी हुई है। देखिए, हमारा लास्ट ईयर 1,54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन थी, 1,54,000 करोड़।
35,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। हमने 5,000 आइटम्स ऐसी की लिस्ट निकाल दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंडिया में ही बननी जरूरी है। आपके LCA प्रोग्राम में 60% के करीब इंडिजिनस हैं, मगर क्योंकि एरो इंजन हम बनाते नहीं है, वो बड़ा महंगी चीज़ है, कुछ रेडार, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सामान अभी भी बाहर से आ रहा है। मगर इस इलाके में हमको तेज़ी पकड़नी है, R&D में पैसा ज़्यादा लगाना है। आज के दिन में इंडिया 0.6% ऑफ GDP खर्चता है R&D पे, अमेरिका 3.7 और चाइना 2.6% ऑफ GDP खर्चता है। यानी कि हमको 0.6 से गवर्नमेंट कॉन्शियस है, गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया कि हम बढ़ाने वाले हैं और 1-1.5% तक पहले जाएं, फिर एक दिन 2% तक जाएं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी थ्रेटन्ड। हमारे पास 2 न्यूक्लियर नेबर्स हैं, दोनों के साथ हम जंग कर चुके हैं, दोनों के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। इसलिए शायद हमको डिफेंस बजट को और भी बढ़ाना चाहिए। माइंड यू, हम इन्फ्लेशन से मच हायर रेट पे डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं। हमारे कैपिटल बजट 20% बढ़ा लास्ट टाइम, इवन डिफेंस बजट 11, 12, 15% बढ़ रहा है। मगर हम एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आज के दिन में हम अराउंड 2.1% ऑफ GDP डिफेंस बजट को देते हैं, वो करीब 3% पे जाना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वी आर वेरी वेरी थ्रेटेंड। दूसरा, 1 साल के अंदर सिंदूर में जो हमको लेसन हुए, हमने S-400 की एडिशनल मिसाइलें ऑर्डर कर दी, पब्लिक डोमेन में है। हमने 5 एडिशनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 एडिशनल S-400 सिस्टम्स रशिया से खरीदने के लिए, हम रशिया के साथ 5th जनरेशन इंटरम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। हम 114 फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल खरीदने की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, मगर अभी नेगोशिएशन चल रही है फ्रांस के साथ, क्योंकि हमारा, और फिर पैरेलली हम LCA और जो हमारा 5th जनरेशन आमका फाइटर जहाज है उसके ऊपर स्पीड पकड़ रहे हैं और उसमें ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं उसका R&D एंड डेवलपमेंट। सो ये सारे इनिशिएटिव, ड्रोन्स, लार्ज नंबर, 500 कंपनियां इंडिया में ड्रोन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल कंपनी से। इंडियन आर्म फोर्सेस के जो वाइस चीफ हैं उनकी पावर्स बढ़ा दी गई और वो पावर्स के साथ वो ड्रोन्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर से खरीदना शुरू कर दिया है। और गवर्नमेंट ने ड्रोन इंडस्ट्री को बड़े इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा कि ईरान के पास जो शहीद ड्रोन थे, शहीद 136, उन्होंने क्या तबाही मचा दी कितनी गल्फ कंट्रीज के अंदर। और वैसे ड्रोन्स हमको बड़ी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, 10-20 हज़ार ड्रोन होने चाहिए इंडिया के पास, लॉइटरिंग मुनिशन टाइप, जो जाके तबाही कर सकते हैं। तो ये सब के लिए काम चल रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं, और जो जो चीज़ें हम अभी नहीं बना सकते हम बाहर से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फुल स्पीड लगे हुए हैं। या सर, पाकिस्तान को 3 चीज़ों का ओवर कॉन्फिडेंस था। एक तो न्यूक्लियर ब्लफ है वो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा और तीसरा, पाकिस्तान को लगा कि उसे अमेरिका सपोर्ट करेगा एक्टिवली और चाइना सपोर्ट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हो गई उन 88 घंटों में तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं जहाँ पे अमेरिका एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया, रिक्वेस्ट की हमारे DGMO को, तो उससे एक दिन पहले JD Vance कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, US वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कैसे ब्रेक हुआ? क्या अमेरिका के पास वो, क्योंकि अमेरिका अब विजिबली सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है उनके आसिम मुनीर, और वो आधे टाइम तो वहीं बर्तन जूठे कर रहे होते हैं व्हाइट हाउस में। सो ये कैसे हुआ कि ये दोनों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, पहली बात मैं बताऊं, इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी, ह्यूज मार्केट। कोई भी दुनिया का देश, और जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, कोई भी दुनिया का देश इंडिया को एंटेगनाइज इसलिए नहीं कर सकता। सारी अमेरिका की टॉप कंपनियां इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कंजम्पशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और मिडिल क्लास, हमारी मिडिल क्लास इज बिगर देन होल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ USA। सो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, USA ट्रेडिशनली दुनिया कहती है यूज एंड थ्रो। पाकिस्तान को वो जब उनको चाहिए, वो आसिम मुनीर से क्यों बात कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात कर रहे? प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं तो बातें करते हैं। अब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों उससे बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना है। दूसरी बात,
पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। कैसे? आज तक आपने सुना है कि कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या जनरल ने चाइना में 1 स्क्वायर फुट भी ज़मीन खरीदी है? नहीं, सब वेस्ट में। सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं जनरल्स के? लंदन, न्यूयॉर्क, यूएसए और कुछ गल्फ कंट्रियों में इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी। गल्फ कंट्रियों में सारा कंट्रोल किसका है? अमेरिका का। सो मेरा कहने का मतलब है अमेरिका का पूरा CIA के पास सारे पॉलिटिशियन और जनरल जो लूट रहे हैं पाकिस्तान को, सबके डोजियर फुल है। तो वो पाकिस्तान को जैसे चाहे यूज कर सकता है, बट उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिया में है। हम डेमोक्रेसी, वो ओल्डेस्ट है, हम लार्जेस्ट हैं, हमारी इकोनॉमी है, हमारे में उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। चाइना और हमारी ट्रेड या चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड में डिफरेंस कितना है? सो चाइना, यस, वो पाकिस्तान को वेपन दे रहा है, वो उसको क्लाइंट स्टेट बना रहा है क्योंकि उनको CPEC चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट CPEC के बारे में लास्ट 3-4 साल से कोई लिख भी नहीं रहा है दुनिया का एनालिस्ट, क्योंकि CPEC फेल हो गया है। बिकॉज CPS का जो पैसा लगा हुआ है चाइना का, उसका इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। ओरिजिनल पैसा तो कभी पता नहीं आएगा भी नहीं वापस। और जैसे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, CPC मेन एरिया तो बलूचिस्तान है, ग्वादार इस टाइम बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि ग्वादार में इकोनॉमिक सेंस नहीं मिल रही है चाइना को। सो मेरा कहने का मतलब है कि चाइना को भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि इंडिया के साथ बनी रहे। ठीक है, उन्होंने गलवान उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था हम क्वाड में अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में ज़्यादा तेज क्लोज जा रहे हैं, तो उन्होंने एक सिग्नल देना चाह रहे थे हमारे को शायद कि तुम करो। मगर उनको पता है वो उससे ज़्यादा नहीं, क्या 1-2-4 किलोमीटर की झगड़ा हुआ वहाँ पे, जो भी हुआ वो इंडियन मिलिट्री एकदम पहुँच चुकी थी। सो मेरा कहने का मतलब बोथ चाइना एंड अमेरिका इन द लॉन्ग टर्म आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, एंड दैट इज इंडिया। दे आर नॉट, पाकिस्तान इज यूज एंड थ्रो आइटम फॉर देम। पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी 1990 में, उन्होंने हथियार देने बंद कर दिए थे पाकिस्तान को। अभी भी F-16 के स्पेयर अभी लास्ट ईयर ही क्लियर किए गए हैं, आफ्टर 20 years ऑफ पाकिस्तान बेगिंग देम कि हमको F-16 के स्पेयर दो। सो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, ट्रंप अभी डिफरेंट तरह के प्रेसिडेंट हैं, बट जो अमेरिकन पब्लिक है, प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं। इन द लॉन्ग टर्म वी डोंट हैव टू वरी, इंडिया के पास ही सब आएंगे घूम के। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया और उस पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो भी करप्ट लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट का जो हिस्सा है, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो उनके पॉलिटिकल लोग हों, उन सब के पैसे या तो मिडिल ईस्ट में है या वेस्ट में है, चाइना में नहीं है। आपने बोला क्यों नहीं है? देखो, यही तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता है, सी चाइना डिफरेंट, क्लोज कंट्रोल, कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल। कैन यू इमेजिन दैट्स द ओनली कंट्री विच हैज़ एन आर्मी विच इज़ not for China, but for Communist Party, to keep Communist Party safe. You know that in every battalion of PLA, People's Liberation Army of China, एक political commissar है। हर अफसर के ऊपर, हर जवान के ऊपर वो एक सेपरेट रिपोर्ट लिखता है। एक तो उसकी प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखेगा बटालियन कमांडर या जो भी ब्रिगेड कमांडर जो भी है, एक ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा है वो सेपरेट रिपोर्ट लिखेगा कि हाँ, ये इसके विचार कम्युनिस्ट के साथ सपोर्ट है कि नहीं है। सो देखिए, डिफरेंट है। चाइना के अंदर इकॉनमी बहुत सॉलिड है, मगर कोई भी अपना बच्चा वहाँ जाके ना पढ़ाता है। जो पढ़ाएगा तो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला ही कोई पढ़ाएगा चाइना में। अदरवाइज क्योंकि लैंग्वेज इशू है और बड़ी इशू है, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं आज तक खरीदी। तो मेरा कहने का मतलब है, सेम इज ट्रू ऑफ सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट पाकिस्तान सब उधर। मुशर्रफ कहाँ गुजरे? मुशर्रफ का एक फार्म हाउस है रावलपिंडी के बाहर, इतना बड़ा है जैसे पिंजौर गार्डन है ना हिंदुस्तान के, उतने बड़ा उसका फार्म हाउस है। अच्छा। वहाँ पे। पर लास्ट 7-8 years वेयर वाज ही लिविंग? इन दुबई। वहीं गुजर गया बेचारा। मेरा कहने का मतलब है कि सब जनरल ने, मैं वहाँ पे मेजर कर्नल लोगों को जानता हूँ और किताबें लिखी गई हैं। सबसे बड़ी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में किसकी है? ओन्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। जो पाकिस्तान आर्मी है, सीमेंट बनाती है, वो नूडल्स बनाती है, आटा वो बनाती है, हर तरह की चीज़ें पाकिस्तान आर्मी
पूरा बिजनेस स्टैब्लिशमेंट है, और उस सारी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट में जो रिटायर्ड जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, वो सारे ही डिफरेंट लेवल्स पे हैं। अब टिल रिसेंटली पाकिस्तान एयरलाइंस के भी जो बॉसेस थे वो सब फौजी थे, फॉर्मर फौजी, एयरफोर्स या जिसके भी। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ रूल नहीं किया, दबा के लूटा है। आज के दिन जब ऑयल गैस की प्रॉब्लम चल रही है, गल्फ बंद हो गई है, इंडिया में रेट बढ़ा नहीं है पेट्रोल का। अभी तक लोग कह रहे थे कि बंगाल इलेक्शन के बाद बढ़ेगा, फिर उन्होंने कह दिया तब भी नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान में 60% इंक्रीज हो गया है। आप समझ रहे हो? तो मेरा मतलब है इकोनॉमी उनकी क्यों खराब है तो हमारे जैसे थे। एक दिन हम सब एक ही देश में थे, बड़े भारत में, तो वो लूटा है पॉलिटिशियन ने और मिलिट्री ने। तो इसका क्या रीज़न है कि जिस फोर्स को फाइटर्स बनाने चाहिए, सोल्जर्स बनाने चाहिए, वो नूडल बना रही है और वो आटा बना रही है? वो ऐसा क्यों कर रही है पाकिस्तान की फौज? क्या कारण है? पैसा? हाँ, पैसा, ऑफ कोर्स। सो ये जो सारा कुछ कर रहे हैं उसके अंदर भी करप्शन है। आई मीन, व्हाई शुड एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड शुड बी मेकिंग सीमेंट, or getting into such business, transportation, taxi service, bus service. Why should a military? पाकिस्तान के जो है ना, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी किताबें लिखी गई हैं अबाउट देयर बिजनेस, और पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी हैं, इंडिया ने नहीं लिखी। सो मेरा कहने का, और इंग्लिश में लिखी है सर? इंग्लिश में आती लिखी है उनको हैं, इंग्लिश? सारे वर्ल्ड में। नहीं, कई एनालिस्ट सच बोलते हैं, पाकिस्तान वाले भी। उनको जो सच बोलते हैं उनको डंडा मार के भगा देते हैं ये लोग, बेचारे लंदन या अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। हाँ, बहुत बहुत सालों से, और उसकी एडिशन भी कई निकल चुकी हैं। मेरे को नाम अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, मगर वो बहुत फेमस बुक है जिसके ऊपर जो, और उसकी लेटेस्ट अपडेट एडिशंस हर 2 साल में निकलती है कि पाकिस्तान का बिजनेस एम्पायर, मिलिट्री का बिजनेस एम्पायर क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, ऐसा लगता है कि जब वो अपनी सर्विस से रिटायर होते हैं तो वो एक कॉमन व्यक्ति की तरह जीते हैं अपनी लाइफ को। वहाँ पे पता चलता है कि उनके बाजवा का 1000 करोड़ का नेटवर्थ है लंदन में या यूके में। तो ये डिफरेंस इसी वजह से आया क्योंकि पैसा चाहिए। जब वो पावर में रहते हैं तो पावर से पैसा लेते हैं, और फिर हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब और उसको लेकर के इंडियन सोल्जर का क्या रिएक्शन होता है? मैं बता रहा हूँ, बड़े एयर चीफ्स में, मैं एयरफोर्स का बता सकता हूँ, बट सेम इज ट्रू इन आर्मी एंड नेवी। 3-3, 4-4 बेडरूम फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे फ्लैट में, कोठियों में भी नहीं हैं। हमारे रिटायर्ड चीफ्स, आप, मैं कई होके नाम बता सकता हूँ जो रिटायर होके फ्लैट में रहते हैं, नॉर्मल फ्लैट जैसे बाकी लोग रह रहे हैं। अपर मिडिल क्लास जैसे इंडिया में खरीदती है। एयर चीफ है, मैं एयर मार्शल हूँ, मैं भी एक सोसाइटी में फ्लैट में रह रहा हूँ, बड़ी कोठी नहीं है, आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं घूम रही हैं, क्योंकि हमने फौज ज्वाइन की थी देश की सेवा करने के लिए, टू बी गुड सोल्जर्स, टू बी गुड लीडर्स। वो हमने काम कर लिया, अब हम आ गए हैं बाहर। ठीक है, सम ऑफ अस आर स्टिल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे एनालिस्ट बन गए हैं, चाहे हम गवर्नमेंट एजेंसीज को सपोर्ट करते हैं, फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का एक एडवाइज़र हूँ ऑन एरोस्पेस, टू हेल्प इंडस्ट्री कनेक्ट, सो दैट हमारा देश के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़े। तो हमारे कोई भी, आप मेरे को चीफ बता दो, करियप्पा से लेके आज तक, मानिक शाह, किसी एक के नाम पे बता दो कोई करप्शन चार्ज आज तक किसी से ने सुना हो? कभी नहीं। विच इज़ व्हाट हमको प्राइड है कि हम एक मिलिट्री ऐसी हैं जो देश के साथ जुड़ी हुई हैं। हमको पैसे से नहीं, अपनी पोजीशन, अपने ऑनर, अपने रिस्पेक्ट से गर्व है। तो वो बहुत बड़ी बात है। अपॉलिटिकल हैं हम। देखिए, पाकिस्तान इज फुल्ली पॉलिटिकल। जो इतने जिन्होंने कू कर दिए या मार्शल लॉ लगा दिए या किसी और तरीके से वो बन गए, जैसे मुशर्रफ 8 साल रूल किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड बिग डिफरेंस बिटवीन अस। वी आर टोटली प्रोफेशनल। सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब
उन 88 घंटों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये बहुत सही मौका था पीओके वापस लेने का, या बीच में तो न्यूज़ चैनल वाले थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कराची और लाहौर तक हमारे शिप्स को एंटर करा दिया था। पर जो एक आम सेंटिमेंट था एक आम नागरिक का, वो ये था कि भाई आपको अंदर घुसना चाहिए था। सो इस पे एज़ अ सोल्जर आप, एज़ अ फॉर्मर सोल्जर आप क्या सोचते हैं? और भारत का और भारत के आर्म फोर्सेस का इस पे क्या टेक है? सी आप सही कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, चाहे वो रिटायर्ड कम्युनिटी के थे या आम आदमी था, उसको लगा कि हम तो अच्छा पिटाई कर रहे हैं, तो अब घुस के जाके या पीओजी के ले लेते या कुछ टेरिटरी भी लेते। मगर देखिए, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। देखिए, ये यूक्रेन और रशिया वाली वॉर नहीं है जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन यूक्रेन में रह रही थी और रशिया का भी एम था सिर्फ वो पोर्शन को लेने का, ना कि होल ऑफ यूक्रेन को लेने के लिए। तो देयरफॉर ये जो डिसीजन था ना टू स्टॉप करने का, ठीक है, मांग उधर से आई, हम मान गए और हमने ये भी कह दिया कि ऑप सिंदूर अभी चालू है, हमने टेम्परेरी सीज फायर किया है, वो आज तक भी वही पोजीशन है हमारी। सो अगर मेच्योर तरीके से देखो किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी को जितना देर लड़ाई बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। वो उनका क्या, वो तो है ही। हाँ, इसलिए हमको ये बहुत मैच्योर डिसीजन है। बहुत एनालिस्ट टीवी पे, मैं बहुत टीवी पे आया उन दिनों जब सिंदूर चल रहा था, और सबको एक्साइटमेंट थी, कुछ एंकर भी हमारे ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं, और ये फीलिंग थी कि लड़ाई अब चलती रहनी चाहिए। मगर नहीं, ये बिल्कुल सही डिसीजन थी देश की कि रोको अपने आप को, अपनी इकोनॉमी पे बैक टू योर इकोनॉमी, कंसंट्रेट, गेट द लेवल ऑफ योर पीपल, क्योंकि वो तो कमजोर हमने कर दिए। गैप बिटवीन आवर एंड देयर इकोनॉमी इज सो लार्ज दैट इन टाइम्स टू कम उनके लिए हमारी मिलिट्री इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इट बिकम अ मच मच बिगर डेटरेंट। कारगिल के बाद उन्होंने वो डेयर नहीं कर सकते हमारे पे अटैक करने को। धुरंधर मूवी देखी सर आपने? हाँ, दोनों देख ली। दोनों देखी? दोनों देखी। कैसी लगी ये आपको? बहुत बढ़िया। मैं और मेरी वाइफ गई थी, मैंने तो मजे से पूरी मूवी देखी। वो तो बेचारी, उन्होंने जब बहुत गोलियां चलने लगी तो वो तो थोड़ी देर के बाद सो गई। मगर मूवी बड़ी अच्छी थी और मज़ा आया। और फिर मैंने पढ़ा भी उस एरिया के बारे में, वो जगह है ना कराची लियारी। के पास, लियारी जो हाँ। जगह है, उसके बाद में मैंने समझने की भी कोशिश। धुरंधर 1 के बाद मैंने पढ़ा, फिर धुरंधर 2 देखी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट मेन चीज़ जो उसमें बहुत क्लियर आई है कि देखिए, उनके भी एजेंट्स यहाँ घूम रहे होंगे और घूमते हैं, हमें पता है। उनके लिए तो और भी इजी है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मिक्स हमारा ऐसा है। मगर हर कंट्री के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाके ये सब चीज़ें मॉनिटर करते हैं दूसरी तरफ। और हमें बहुत अच्छा लगा कि डिसीजन मेकिंग भी नज़र आई वहाँ पे, हर लेवल पे कैसे डिसीजन ली जा रही थी, वो बड़ा मज़ा आया। प्लस ऑफ कोर्स जो लाहौरी एरिया है उधर का के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज हो गई बाद में देख के, बट अच्छा था। मतलब पाकिस्तान को इसमें जो एक मेन ऑब्जेक्शन था वो ये था कि इतना तो लियारी के लोगों का पूरी प्रॉपर्टी भी आप बेच देंगे तो भी उतना पैसा नहीं आएगा जितना इस फिल्म ने लियारी पे फिल्म बना के फिल्म कमाई है। बनाती है। आई से you're right, बट एक्चुअली स्पीकिंग ना सब पाकिस्तानियों ने भी देखी है पिक्चर, वो चाहे वो दुबई के थ्रू देखी या कहाँ से वो देखी। जितना मर्जी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी कि ये पिक्चर उनको देखने ना का चांस ना मिले, मगर यू आर एब्सोल्युटली राइट, द मूवीज बोथ ऑफ देम डिड वेरी वेरी वेल। तो सर इसमें आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस नेटवर्क जो होता है दूसरे देश में वो कैसे काम करता है और उसमें कौन सी क्रूशल चीज़ें होती हैं, क्योंकि कैंप्स कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि वही सारी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग थी वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कि जैसे आपने बताया कि 14 जगहों 9 जगह 14 अटैक। सी दो तरह की इंटेलिजेंस है। एक तो इंटेलिजेंस जो हम लेते हैं थ्रू सैटेलाइट्स, ISR इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉग्निसेंस,
या सिग्नल इंटेलिजेंस, उनके रेडार का फ्रीक्वेंसीज, उनकी कम्युनिकेशन जो आपस में एक दूसरे से हो रही है, उसको हम जब मॉनिटर करते हैं, उसके लिए स्पेशल यूनिट्स होती हैं, चाहे वो NTRO करता है इंडिया में या मिलिट्री की अपनी अपनी यूनिट्स होती हैं जो कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करती हैं कि आपस में ये क्या बातें कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पे 2 बटालियन है, वो बटालियन कमांडर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, अगर आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि इनका कोई प्लान तो नहीं हो रहा, ये क्या प्रॉब्लम चल रही है इनके, आज इनको राशन आया कि नहीं आया, क्या मतलब तरह तरह की चीज़ें। एक तो एक तरह की ये इंटेलिजेंस होती है जिसमें हम मिलिट्री बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है डायरेक्टली, बट कुछ इंटेलिजेंस होती हैं जिसके बारे में हम सबको नहीं मालूम है, खुफिया एजेंसीज करती हैं, इंडिया में सुनने में आता है रॉ करती है या और जो भी एजेंसी होंगी करती हैं। मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की जो हर जगह में ईरान के अंदर घुसी हुई थी। ये जो मतलब उनको ये पता था कि आज मीटिंग हो रही है IRGC कमांडर्स के, यहाँ पे आयतुल्ला बैठे होंगे, कौन कौन होगा वहाँ पे, और उसी टाइम पे बॉम्ब गिरेगा। ये सारी इंटेलिजेंस मोसाद, कैसे उन्होंने IRGC के इतने जनरल्स को डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, बेरूत में, टर्की में, कहीं और जगह में भी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि there are dentists sitting in Tehran who had positioned themselves in 20 साल से मोसाद का एक बंदा जो डेंटिस्ट बन के वहां रह रहा है, और हौली हौली वो घुस गया। सारे जो IRGC के लोग उसी से दांत के इम्प्लांट लगाते थे, और उसने इम्प्लांट के अंदर ही चिप डाल दिए, और उस इम्प्लांट से वो जहां भी कहीं जा रहा था पता लगा। जैसे ही मोसाद ने वो पेजर्स के अंदर, सारे जो पेजर्स बिके, जो सारे एक्सप्लोड हो गए, बेरूत के अंदर पेजर फटे थे जो। तो मेरा कहने का मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, CIA है USA की। सर वो दांत वाला बताइए क्या था वो? देखिए, एक डेंटिस्ट था तेहरान में जो 20 साल से वहाँ रह रहा था, वो बन के आ गया था मोसाद का बंदा। पूरी वहाँ लैंग्वेज ईरान की भाषा पर्शियन बोलता था, सारों के साथ उसने अच्छा डेंटिस्ट था, बेस्ट डेंटिस्ट गिना जाता था। और उसने जगह जगह जो लोग थे सीनियर पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशंस पे, IRGC के या आयतुल्ला की जो साथ ज़्यादा काम करने, उनके दांत ही करता था। तो उसने जिस और रिकमेंड करता था कि आपका तो इम्प्लांट लगने वाला है, और इम्प्लांट के अंदर सुनने में आया कि उसने चिप्स डाल दिए थे, वो चिप अब मॉनिटर किए, तो बड़े लोग इस तरह एलिमिनेट हो गए कि उस चिप की से पोजीशन पता लगती गई। दांत खट्टे कर दिए उसने सब। तो नो, तो मेरा कहने का मतलब है जो इंटेलिजेंस है ना, और कहाँ तक घुसे हैं वो दैट इज कहाँ तक घुसते हो, वहाँ की लोकल भाषा बोलना, लोकल कल्चर, लोगों का दिल जीतना, किसी को शक ना हो इस इलाके में कि क्या आप कर रहे हो, फिर टू हैव सिस्टम। हमने बहुत मूवीज देख ली, अब राजी भी एक पिक्चर थी जिसके अंदर भी एक एजेंट, कई और पिक्चरें आई हैं जिसके अंदर हमारे एजेंट्स के बारे में है। तो आई एम श्योर जो डायरेक्टर होगा उसने कुछ रिसर्च करके ही बनाई होगी। यस, राइट सर। सर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है? देखो, हमने कुछ देर पहले बात की कि एयर डिफेंस सिस्टम में ना लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है। सबसे दूर हमको अगर डिफेंड करना है तो फाइटर जहाज जाने चाहिए, उनके पास अपनी मिसाइलें होती हैं, वो सबसे दूर जा सकते हैं, 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर कहीं भी जा सकता है। फिर आती हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल जैसे S-400, फिर आती हैं मीडियम टू शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। तो हमारे पास MR-SAMs हैं इंडियन नेवी के पास, हमारे पास LR-SAMs हैं, हमारे पास शॉर्ट रेंज SAMs हैं। फिर बहुत क्लोज आ जाओगे तो गन्स हैं, रेडार कंट्रोल गन्स, जैसे पुराने ज़माने में एक गन बोलते थे हम उसको जी। तो मेरा कहने का मतलब है जो एयर डिफेंस, फिर शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, बड़े लार्ज नंबर्स पे हैं, हर जगह बैठी है आर्मी, जहाँ जहाँ बैठी है उनके पास भी है, एयरफोर्स की एयरफील्ड्स पे भी है, शिप्स के पास भी है, सबके पास। तो इस तरह जो एयर डिफेंस है ना, एक तो ये वेपन्स का, दूसरा रेडार्स, जितना दूर में अंदर देखो, हमारे पास एरोस्टेट रेडार हैं, हमारे पास AEW&C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, हमारे पास है, सबके पास, पाकिस्तान के पास भी है। वो
दुश्मन का जहाज जब टेक ऑफ ही करेगा अपने इलाके से तो वो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे देख लेगा। तो इस तरह हमारे पास सेंसर चाहिए पहले डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसको ट्रैक करने के लिए रेडार चाहिए, और उसके बाद मिसाइल चाहिए उसको न्यूट्रलाइज कर लिए। दिस इज एयर डिफेंस सिस्टम। और आज के दिन में बिकॉज ड्रोन्स भी बहुत लार्ज नंबर से और क्रूज मिसाइल जिनका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, तो काउंटर यूएस सिस्टम जो बनाए गए हैं, इंडिया ने जो ऑप सिंदूर में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, उसमें और चीजें लगानी पड़ती हैं। ड्रोन के सिग्नेचर बड़ा छोटा होता है पर फिर भी सिग्नेचर होता है, तो उसकी आवाज सुने, अकाउस्टिक सिग्नेचर देखते हैं, उसका आयर सिग्नेचर देखते हैं। तो कई तरीके से उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल गन्स बन गई है। वो एक जाएगी और एक नेट खोल देगी, वो उसमें पकड़ लेगा। आपको पता है बर्ड्स, हॉक्स, ईगल्स, उनको ट्रेन किया जाता है कि जाके एयर में ड्रोन को पकड़ लो, उसके प्रोपेलर को नीचे गिरा दो। तो बहुत सारी चीजें आ गई। लेजर के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके जीपीएस को जैम कर दो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, या उसके लेजर को के साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरा सबको बंद कर दो। तो बहुत एयर डिफेंस में बहुत सिस्टम आ गए। आप सर, तेजस को लेकर हमेशा अलग अलग ओपिनियंस रही हैं। कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास है और कुछ कहते हैं अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, एयरक्राफ्ट वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई शक नहीं है। उसका रेडार, उसका इंजन, उसकी फ्लाइंग कंट्रोल्स, उसकी हैंडलिंग क्वालिटीज, उसके वेपन्स, वर्ल्ड क्लास। ओनली थिंग इज दैट वी आर our production rate needs to go up. Government is very conscious of it. आज के दिन में सिर्फ 38 तेजस एयरफोर्स के पास इंडक्ट हुए हैं। मार्क 1A डिले हो गया बिकॉज जी इंजन्स लेट आए। जी इंजन, मैंने बताया, सप्लाई चेन बहुत बड़ी इशू है। अगर फॉरेन वेंडर के ऊपर आप निर्भर हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जी इंजन्स अभी भी सिर्फ 5 या 6 आए हैं, तो इसलिए डिले हो गया है। और वो डिले हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और एडिशनल लाइंस खोल दी गई हैं। नासिक में भी उन्होंने एक लाइन। अल्टीमेटली आवर टारगेट इज 24 जहाज बनाए हर साल। इस साल दे नहीं पाए मार्क 1A बिकॉज ऑफ इंजन्स, और उम्मीद है कि ये आने वाले साल में 18 के करीब जहाज इंडक्ट होंगे। एटलीस्ट 12 एयरफ्रेम्स तो बिल्कुल तैयार हैं, वो HAL ने दिखा दिया हमको। सो LCA में एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट कॉन्शियस है और पूरा अटेम्प्ट कर रही है, और एयरफोर्स भी प्रेशर डाल रही है सबके ऊपर। सर, कुछ पर्सनल सवाल भी हैं मेरे पास, पूछ सकता हूँ? प्लीज प्लीज पूछिए। सर, ये चॉप्सी नाम के पीछे क्या स्टोरी है? मिलिट्री में जब तुम सर्विस ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कोई ना कोई पेट नेम होता है। अब मैं चोपड़ा हूँ, सो शुरू में मेरा नाम उन्होंने चौपी। अच्छा, चौपी। किसी ने चौपी, फिर किसी ने चोपी, ऐसे नाम। ज्यादातर चोपड़ास को चौपी या चौपी बोलते हैं। ये चॉप्सी नाम मैंने खुद निकाला। कैसे हुआ कि एक वर्ड है टॉप्सी टर्वी। तो जब मैं थोड़ा सीनियर बन गया तो मेरे को ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, टॉप्सी टर्वी, उल्टा सीधा। सो मैंने उसका नाम बना दिया चॉप्सी टर्वी। तो चॉप्स, कोई लोग मेरे को चॉप्सी बोलते थे, तो मैंने कर दिया चॉप्सी टर्वी। मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो भी चॉप्सी टर्वी है, मेरा जीमेल भी चॉप्सी टर्वी है। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि नाम हर जिनों को, जितने भी त्यागी होते हैं ना, उनका पेट नेम होता है बंडल। पता नहीं क्योंकि किसी त्यागी का नाम किसी ने बंडल बोल दिया, अब उसके बाद जितने भी त्यागी आते हैं उसको बंडल त्यागी बोलते हैं। अच्छा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह हर जिन्हों को कोई पेट नेम बन जाता है, तो चॉप्सी मेरा वैसे आया है। करेक्ट। सर, आप इकलौते ऐसे एयर मार्शल हैं जो जिन्होंने प्लेन क्रैश में इजेक्ट किया था। स्टोरी क्या थी सर? या ये 2012 में नॉर्मली सीनियर ऑफिसर्स, कुछ सीनियर ऑफिसर्स जरूर जाके अपनी स्क्वाड्रन में फ्लाई करते हैं। कई जैसे अपन करंट एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो तो सोलो फ्लाइट कर लेते हैं। वो MiG-29 का पायलट थे, तो MiG-29 उन्होंने सोलो फ्लाई कर दिया, और MiG-21 भी वो सोलो फ्लाई करते थे। और भी कुछ सीनियर लोग हैं। मगर मैं जब अपनी लास्ट ईयर ऑफ सर्विस था, एक बड़ा इवेंट था ग्वालियर में। ग्वालियर वॉज द बेस। आई वॉज द पायनियर ऑफ मिराज 2000 fleet. I was among the first 8 pilots who trained in France, and I was in the first formation of 4 aircraft which landed in India. I was one of them. जैसे रफाल आए थे पीछे, उस ज़माने में 1985 में मिराज आए थे। सेम एयरबेस फ्रांस से टेक ऑफ करके हम
इंडिया में आए थे ग्वालियर। तो मैंने बाद में मिराज स्क्वाड्रन भी कमांड किया था। तो मैं जब सीनियर बना तो मुझको उन्होंने कोमोडोर कमांडेंट बना दिया नंबर 1 स्क्वाड्रन का, और उस 1 स्क्वाड्रन को मैं विजिट करने गया था। तो ऑफिशियल विजिट में तो क्योंकि मैं पायनियर था मिराज फ्लीट का, तो सीईओ ने कहा कि सर वुड यू लाइक टू फ्लाई? आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू फ्लाई। तो हमने 2 सीटर के अंदर सीईओ के साथ हम दोनों टेक ऑफ किए। तकरीबन 5 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ 11,000 फुट की ऊंचाई पे एक थोड़ा धमाका हुआ पीछे, और हमने जब देखा कि हमारा इंजन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गई, आरपीएम बिल्कुल डाउन हो गया, फायर वार्निंग लाइट आ गई, तो हमको समझ आ गई कि कोई इंजन में कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई। हमने इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश, पर इंजन स्टार्ट इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि उसके टरबाइन ब्लेड टूट गए थे, और मिराज में एक सिंगल इंजन होता है। तो उस टाइम आपको कोई चॉइस नहीं है, जब वो इंजन चला जाता है तो फाइटर जहाज बहुत तेजी से नीचे उतरता है, तो यू हैव टू क्विकली टेक अ डिसीजन कि मेरे को अब उसमें निकलना है। जो इजेक्शन है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट एक जो जब इजेक्ट करते हो तो आप जब सीट हैंडल को पुल करते हो इजेक्शन इनिशिएट करने के लिए, 2.5 सेकेंड में 19 कार्ट्रिजेस स्ट्रोक रॉकेट फायर करते हैं इन अ प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस। शोल्डर को पीछे करना है, आपकी सीट को उठाना है, कैनोपी को फाड़ना है, कैनोपी निकलेगी, फिर आप निकलोगे, बहुत कुछ होना होता है। फिर इतनी तेजी से भी ना निकलो कि आपकी पीठ टूट जाए। वो सिस्टमेटिक एक के बाद एक रॉकेट या कार्ट्रिज चलते हैं, और इतनी तेजी से फिर भी निकालना है कि पीछे टेल आ रही है जहाज, वो आपको ना हिट करे, और फिर आपकी सीट सेपरेट करनी है, आपको पैराशूट को खोलना है, वो सबके लिए कार्ट्रिजेज हैं। और ये 19 कार्ट्रिज होते हैं, और 2.5 सेकेंड में अब इतनी फोर्स बॉडी पे लगती है कि तारे नजर आ जाते हैं आपको, क्योंकि सारा सिर का ब्लड नीचे चला जाता है, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा, और फिर 2.5 सेकेंड के बाद पैराशूट खुलता है, और तुम कहते हो ओ माय गॉड आई एम ओके, आई एम अलाइव, और नीचे देखते। और मेरी एजेक्शन हुई थी चंबल घाटी पे, और चंबल घाटी तो आपको पता है ना, जब आप ट्रेन से जाते हो तो आपको लगता है कि ऐसे मिट्टी के ठेले हैं, मगर वो कितने 100 साल पुराने हैं, और हवा और वेदर को देख देख के वो पत्थर से भी हार्ड हैं। वो जो चंबल की घाटी के है ना, वो मॉन्ट्स जिसको हम कहते हैं, ग्वालियर आपने बताया, ग्वालियर से, तो वहाँ पे उसके अंदर जब मैं उतरा, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। आपके साथ को पायलट भी थे आपके? हाँ, वो कहीं और, वो भी पैराशूट से निकले, मगर वो कहीं और दूर थे, हम तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। अच्छा, देख नहीं सकते। हाँ नहीं, एयर में तो हम दोनों के पैराशूट देख लिए आपस में, पर वो कहीं और 500 मीटर दूर किसी और जगह में उतरे, मगर हमने रेडियो पे सब कुछ बता दिया था पहले। तो वो आपका लैंडिंग कैसी थी? लैंडिंग ठीक थी, थोड़ी सी चोट लगी थी टांग पे, बट इट वाज ओके, देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट जब मैं बाहर निकला हवा में, तो मेरा शोल्डर थोड़ा लूज था, और वो खिंच गया, तो मेरा द शोल्डर केम आउट ऑफ द सॉकेट। खैर वो तो डॉक्टरों ने उसके बाद करके ठीक कर दिया, आई एम नॉर्मल नाउ। दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, 2012। हाँ, 2012 फरवरी 24 तब हुआ था, एंड गॉड वाज काइंड। गॉड काइंड तो हर जरूरी होता है। नॉर्मली जो 40 इयर्स एंड अबव पे इजेक्ट करते हैं ना एज पे, तो रिस्क रहती है कि आपके नेक या स्पाइन में कंप्रेशन ना हो जाए। अगर वो हो जाए तो फिर वो ओल्ड एज में तकलीफ देती है। कि आज मैं 74 इयर्स की एज पे आपके सामने सीधा बैठा हूँ, तो दैट मीन्स गॉड हैज बीन काइंड। या तो इनफैक्ट उसके बारे में बहुत लंबी स्टोरियाँ इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, और अगर कोई टाइप करे एयर मार्शल इजेक्ट्स, और कोई एयर मार्शल है ही नहीं दुनिया का जिसने इजेक्ट किया, तो मेरी स्टोरी आपको बहुत डिटेल में मिल सकती है। तो फिर उसके बाद आपने फ्लाई नहीं किया? हाँ, टेक्निकली बिकॉज उन्होंने कहा कि इजेक्शन सीट एयरक्राफ्ट आप नहीं फ्लाई करो, तो मैंने नहीं किया। पर उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर या छोटे प्रोपेलर एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट के बाद भी फ्लाई किए हैं। मान नहीं रहे हैं आप? जो एक बार पायलट बनता है ना, वंस अ फ्लायर ऑलवेज अ फ्लायर, वो ब्लड में घुस गई है। मैं बच्चों को कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी में टॉक देने जाता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स भी देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप you should be in a profession that you love, or get to the profession that you will love. Means either of them. Don't be doing something, क्योंकि दिन में 24 घंटे में 10 घंटे तो आप काम ही करते हो, बाकी तो उसमें। So therefore it is important। और मैं
अगर मेरे को जीवन दोबारा मिलेगा तो आई वुड लाइक टू बी अ फाइटर पायलट अगेन. यस. आपके करियर में सबसे मुश्किल मिशन कौन सा था? कोई ऑपरेशन जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, देयर हैव बीन 10 occasions in my life where I had a very close shave with my life. 10. 10. That's not small. That means and they were close shaves. और जब मैं रिटायर हुआ तो मैं 10 के 10 बारे में छोटी छोटी स्टोरीज बना के लिखी फॉर फ्यूचर पायलट्स ऑफ द एयरफोर्स Mhm. टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि गलती हो सकती. सब में गलती मेरी नहीं थी, किसी में जजमेंट भी हो सकती है, किसी और रेडार कंट्रोलर की है, ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती हो सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे हमारे मिराज इंजन में वो बाद में निकला कि 2 ब्लेड टूट गए थे, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बताया. तो दे वो occasions where I had a close shave with my life, but whether it was my training, whether it's my experience, or it was God's hand on my head, something worked. And I'm still carrying on. So my contention is that yes, in the aviation it's tough. There are risks, and of course हमारी कमिश्निंग जब हुई तो 71 वॉर चल रही थी, तो मीन्स हम बाय द टाइम वी केम आउट द वॉर हैड फिनिश्ड. और उसके बाद कारगिल ही वॉर हुई. उस टाइम मैं रशिया में पोस्टेड था. आई वाज द टीम लीडर ऑफ MiG-21 अपग्रेड प्रोजेक्ट. और उसके बाद कोई और वॉर नहीं हुई. तो एग्जैक्टली जो 71 के बाद पैदा हुए हैं, या तो उन्होंने ऑप्शन दूर किया या कारगिल वॉर. ऑप्शन दूर तो लास्ट ईयर हुआ, तो हम तो रिटायर हुए बड़े साल हो गए. और कारगिल वॉर बड़ी लिमिटेड थी, सारी एयरफोर्स एक्टिवेट नहीं थी, और मैं विदेश में पोस्टेड था. तो दैट इज द बैकग्राउंड. बट एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग, जो फाइटर फ्लाइंग है, उसमें पीस और वॉर में सिर्फ फर्क इतना होता है, एक में बॉम्ब लगा होता है, एक में नहीं लगा होता. और इवन पीस टाइम में भी हम वेपन्स फायर करते हैं ट्रेनिंग के लिए. सो दैट्स द डिफरेंस. या सर, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अभी भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है गलवान के मुद्दे पे, और चाइना ने कुछ टेरिटरी कैप्चर की है या करने की कोशिश की है, भारत उसके सामने वीक पड़ा है, ऐसे नैरेटिव्स चलते रहते हैं. फॉर्मर आर्मी चीफ के बुक को भी कोट किया गया, कई पॉलिटिकल लीडर्स ने किया. इंडिया चाइना जगह को लेकर के, यानी टेरिटरी को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, व्हाट इज योर असेसमेंट, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? फर्स्टली मैं बताऊं, जो आर्मी चीफ नारवाने की जो किताब है ना, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है. और उसने जनरल नारवाने को वो बेचारे एम्बैरस भी हो गए, और उन्होंने पब्लिक डोमेन में आगे कई बार बोल भी दिया कि दैट वाज नॉट, दैट्स जो कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए बताया जा रहा है, कि ना कि उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था. दिस इज अ नॉर्मल सिस्टम ऑफ चेन ऑफ कमांड. सो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी. सो ये जो नारवानी की किताब है, उसमें आई थिंक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है. एक्चुअली उसमें कुछ वो है नहीं. ठीक है. देखिए, चाइना और इंडिया के बॉर्डर, चाहे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये ब्रिटिश लीगेसी है हमारी. देखिए, ब्रिटिश ने, मैंने पूरा चाइना बॉर्डर की हिस्ट्री पढ़ी. उन्होंने 1914 के अंदर क्या वन साइडेड ट्रीटीज थी. ब्रिटिश ने, उनके पास ही थे सर्वेयर, उन्हीं का बंदा था एवरेस्ट, जिसने एवरेस्ट ढूंढा, उन्होंने ही लाइनें बनाई. सो देयर आर लीगेसी इश्यूज विच वी इनहेरिटेड. जब हम आज़ाद हुए तो हमको कुछ लीगेसी इश्यूज ब्रिटिश छोड़ के चले गए, कि डिफाइनिंग बॉर्डर नहीं है. बट ये तय हुआ कि जहाँ हम फिजिकली बैठे हुए हैं, जैसे अरुणाचल में है, वो कह रहे हैं वो हमारा साउथ तिब्बत है, हम कहते हैं अरुणाचल हमारा है, हमने वहाँ इलेक्शंस कर दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं, वो हमारे साथ जुड़ गया. भूटान, सिक्किम, कईयों के साथ उनका 14 कंट्रीज के साथ चाइना का है. उन्होंने साउथ चाइना सी 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जब्त कर लिया, और सारी जो एशियन कंट्रीज हैं वो सब उनके साथ नाराज हो गई. तो मेरा कहने का मतलब है, अल्टीमेटली यू हैव टू बी पावरफुल, एंड इंडिया इज पावरफुल. Huge deterrence. Our military is very big. Indian army is bigger than Chinese army, by the way. The total armed forces size, चाइना हमारे से थोड़ा बड़ा है, टोटल आर्म फोर्सेस साइज, और हम भी उसके काफ़ी नज़दीक हैं. वी आर द सेकंड लार्जेस्ट. फिजिकली इंडियन आर्मी इज बिगर. सो माय कंटेंशन इज देयर आर लीगेसी इश्यूज. पंडित नेहरू के टाइम में भी कुछ चीज़ें थी, वो एक्साइज इन उन्होंने अपना क्लेम कर लिया, उन्होंने उसके अंदर हाईवे बना दिया जो काशकार जाता है. सो देवर लीगेसी इश्यूज, देयर आर बाउंड्री इश्यूज. देयर वाज अ लार्ज, बहुत सारा नो मैन लैंड है जहाँ सिर्फ ग्रेजिंग के लिए लोग जाते थे.
उनकी पोजीशंस अपनी हिस्ट्री बताते हैं, वो 1400 सन में ये था, 1500 सन में, तो चाइना की ये पोजीशन है। हमारी पोजीशन है कि जो जिस टाइम हमको इंडिपेंडेंस मिला, जो बॉर्डर्स थे, जो लाइंस है, तो देयर आर डिफरेंट लाइंस, देयर आर 3 डिफरेंट लाइंस। वो किसी लाइन को मांगते हैं, हम किसी लाइन को मानते हैं, सो देयर इज सम एम्बिग्युइटी थोड़ी सी बॉर्डर के ऊपर है। मगर ये अगर उसने गलवान के टाइम में नो मैन्स लैंड अंदर भी कुछ बना दिया या हमने कुछ बना दिया, तो ये इश्यूज नो मैन लैंड वाली है, ना कि कोई फ्रेश एरिया। सो भारत की टेरिटरी को उसने कैप्चर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। सर, फाइनल मैसेज टू द पीपल ऑफ भारत। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, 1 साल हालांकि हो गया है। सो सिविलियंस को आपके हिसाब से क्या माइंडसेट रखना चाहिए, नागरिकों को क्या सोचकर चलना चाहिए देश में? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वी हैव अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच इज़ वेरी क्लियर, विच इज़ जो सारे देश के आम नागरिकों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए लगा है। वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत क्लियर है कि इंडिया की डिफेंस में मिलिट्री की स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत क्लियर है कि हमको सप्लाई चेन्स की रिस्क है और हमको आत्मनिर्भरता करनी है। इंडियन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत क्लियर है कि आज के दिन में लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, होल ऑफ नेशन अप्रोच है। सारी नेशन, चाहे वो आज के दिन में साइबर अटैक के लिए मिलिट्रीज नहीं, सिविलियंस एम्प्लॉय किए जाते हैं साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो सिविलियन काम कर सकते हैं। जो इंडियन लोकल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा, आज तक हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। आज के दिन में जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सो जो देश का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो बहुत क्लियर है। दे आर ट्राइंग टू मेक द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इवन मोर स्ट्रॉन्गर, and Indian armed forces are very, very clear and they are very, very strong. And we are, that being strength बहुत जरूरी है, because उससे बड़ा deterrence after nuclear, the next biggest deterrence is strong armed forces. दूसरी बात जो आम नागरिक को बताना चाहता हूँ कि जो armed forces है great place to join. मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था, मगर जो लाइफ और जो थ्रिल मिलिट्री एविएशन ने मुझे दी, या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो फौज के अंदर मुझे मिली, या मेरी फैमिली को मिली, या मेरे बच्चों को मिली, आउटस्टैंडिंग। सो मिलिट्री इज अ ग्रेट प्लेस टू ज्वाइन। थर्ड, देश पूरा सिक्योर है, आपका देश पूरा सिक्योर है, और आप पीसफुली अपनी इकोनॉमी पे, अपने कैरियर्स पे, अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। और सब जिन्हें मिलके देश के बारे में पहले सोचो। इंडियन आर्म फोर्सेस का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, पहले सेवा और फिर अपना सोचो। अगर सब जिन्हें भारत के बारे में ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि पहले देश और फिर हम, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये मेरा एक मैसेज है। फ्यूचर इज विद द यूथ। जो डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास इंडिया के पास है, यंग पॉपुलेशन है, एस्पायरिंग पॉपुलेशन है, दे मस्ट बिकम एब्सोल्युटली proud of their country, and they must work hard to do the kind of follow up from where we veterans have left, and take this nation much further ahead, and that will be that's the only way the country will become. We have to become, very soon we'll be number 3rd economy in the world. We will, हमारा जो 2047 का विकसित भारत का टारगेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है, उसको हमको अचीव करना है, और वो तभी अचीव हो सकता है कि सारे देशवासी मिलके उस टारगेट के ऊपर काम करेंगे। तो जब आप कुछ भटके हुए जेनजीज को देखते हैं तो आप डांटते हैं उनको कि भाई क्या कर रहे हो तुम, ठीक से रहो, ट्रैक पे रहो, या जनरली आपका ओपिनियन क्या होता है उनकी? प्यार से डांटता हूँ। प्यार से डांटना है। देखो, इस दुनिया में ना, हम जब छोटे थे तो हमारे जो टीचर थे डंडा मारते थे। कुछ निशान मेरे पे अभी भी हैं। हमारे पे भी। तो मेरा कहने का मतलब है, डांटना बहुत जरूरी है, मगर प्यार से डांटना है, उनको समझाना है। कैसे समझा सकती हो ना? सेट एग्जाम्पल। हम, मेरे लाइफ में रोल मॉडल्स थे, और मेरा काम था कि मैं भी किसी का एक दिन रोल मॉडल बनूं। और आज मैं प्राउड हूं कि मैं भी लोगों का रोल मॉडल हूं।
और हर इंसान को कोशिश करनी है कि रोल मॉडल को फॉलो ही नहीं करो, खुद भी रोल मॉडल बनो, और जो भटके हुए हैं उनको प्यार से लाइन पे लाना है। प्यार से बेटर कोई और तरीका नहीं है। तो जब आप बॉस थे तभी आप प्यार से बात करते थे या आप स्ट्रिक्ट बॉस थे, कैसे? हाँ, नहीं, मैं इन बिटवीन था। मगर आज मेरे को बहुत लोग जो मिलते हैं जिनका मैं बॉस रहा हूँ, बड़े लोग तो जिनका मैं बॉस था वो एयर चीफ बन के भी रिटायर हो गए हैं। तो दे ऑलवेज फेल्ट कि मैं आई यूज्ड टू सेट एग्जांपल and others will follow. I wouldn't shout at people. I will goad them. I will push them, and I will set targets for them. But more than targets is that अगर मैं किसी से expect करता हूँ ना, तो मैं वो करके दिखाऊंगा खुद, तभी मैं किसी से expect करूंगा. Set an example. Yeah. थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू स्पीक टू यू, एंड आपको यहाँ होस्ट करके बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद इससे और क्वेश्चंस आएंगे जो हम आपसे मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर पूछेंगे सर। थैंक यू रौनक, आपके स्टूडियो में भी बड़ी रौनक है एंड इट वाज वेरी गुड। मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग था, बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हम कर पाए आज, और आई एम श्योर इसका बेनिफिट किसी को, हमारे देशवासियों को जरूर मिलेगा। सर उंगली में क्या हुआ आपको? छोटी सी चोट आज सवेरे लग गई थोड़ी सी चोट छोटी सवेरे लग गई। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन, ठीक, एंड प्लीज टेक केयर, और आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू रौनक, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।